अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इस्माइल और आप देख रहे हैं स्मैश बोर्ड। आज की इस वीडियो में हमने एडवांस जावास्क्रिप्ट के काफ़ी मेन टॉपिक्स पढ़ने हैं। जैसे हमारे पास हैं क्लोजर्स, हाई ऑर्डर फंक्शंस, कॉल, बाइंड, अप्लाई और डिबाउंसिंग, और करेंगे भी हम इसी लेक्चर में कंप्लीट पढ़ेंगे। तो आपने वीडियो शुरू से एंड तक देखनी है और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमरीश भाई और आप देख रहे हैं स्मैश कोड। जैसा कि हमने एडवांस सीएसएस कंप्लीट कर ली है और मॉड्यूल 2 में एडवांस सीएसएस के बाद हमारे पास क्या चीज है, एडवांस जावास्क्रिप्ट। तो हमने जावास्क्रिप्ट का बेसिक वर्जन तो पहले मॉड्यूल में ही पढ़ लिया था, लेकिन कुछ ऐसे हमने टॉपिक्स पढ़ने हैं जो एडवांस जावास्क्रिप्ट में आते हैं। तो आज से हम एडवांस जावास्क्रिप्ट शुरू करेंगे, ठीक है। और उसमें सबसे पहले जो हमने चीजें पढ़नी है वो है हायर ऑर्डर फंक्शंस के। फंक्शंस तो हमने पढ़ लिए, हायर ऑर्डर फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। उसमें हमने पढ़ना है कॉल, अप्लाई, बाइंड और क्लोजर्स। तो हमने ये सारी चीजें आज के इस लेक्चर में कवर करनी है और देखना है कि हम एडवांस जावास्क्रिप्ट की मदद से अपनी वेबसाइट को और फंक्शनल कैसे बना सकते हैं। तो जैसे कि आपने देख लिया कि आज के इस लेक्चर में हमने एडवांस जावास्क्रिप्ट शुरू करनी है और आज के इस लेक्चर में हमने हायर ऑर्डर फंक्शन, कॉल, अप्लाई, बाइंड एंड क्लोजर्स पढ़ने हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। हायर ऑर्डर फंक्शंस होते क्या हैं, ठीक है, और कॉल, अप्लाई वगैरह की क्या पावर्स होती हैं। उसमें सबसे पहले हम हायर ऑर्डर फंक्शन पे ही चल जाते हैं। वो फंक्शन जो अपने आर्गुमेंट के अंदर भी फंक्शन ले, यानी कि आर्गुमेंट या पैरामीटर्स के अंदर भी हम जैसे देते हैं ना, कि हमने सपोज सम का फंक्शन लिया और उसमें हमने कहा कि दो नंबर्स को जमा करो और हमने उसके अंदर दो नंबर एज आर्गूमेंट दे दिए। लेकिन अगर आर्गूमेंट के अंदर या पैरामीटर के अंदर भी हम फंक्शन ही दें तो उसको हाई ऑर्डर फंक्शन देते हैं। हाई ऑर्डर फंक्शन हमें रीयूजेबल फंक्शंस के तौर पे भी काम आते हैं, ठीक है। इससे हमारा कम कोड यूज होता है और हमारी जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो सपोज हमारे पास फंक्शन है एक ग्रीट के नाम से और उसके अंदर हम एक आर्गूमेंट दे रहे हैं नेम, ठीक है। और उसको जब खोल रहे हैं तो उसके अंदर दोबारा से एक रिटर्न कर रहे हैं हम नए फंक्शन को ही, उसके अंदर भी आर्गुमेंट आ रहा है मैसेज का। और उसके बाद हम कंसोल डॉट लॉग करवा रहे हैं मैसेज को भी और नेम को भी, और ये हमारा फंक्शन हो गया बंद। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं नेक्स्ट, हम एक कॉन्स्ट का वेरिएबल ले रहे हैं और उसके अंदर एक लिख रहे हैं से हेलो, ठीक है। हमने वेरिएबल का नेम लिख दिया से हेलो और ग्रीट में ले लिया स्माइल। अब स्माइल हमारा आर्गुमेंट है इस वाले फंक्शन का, लेकिन जब ये वाला फंक्शन रन होगा तो हमें इसका आर्गुमेंट भी चाहिए। अब हमने ये इसके अंदर सेव कर दिया कि ग्रीट जब भी कॉल होगा उसके अंदर स्माइल जाएगा, तो ये इसके साथ हमने वेरिएबल में सेव कर दिया। अब हमने डायरेक्ट वेरिएबल को लिया और हेलो कह दिया, ठीक है। क्या स्माइल तो ऑलरेडी उसके पास चले गया था, अब उसको सेकंड आर्गुमेंट चाहिए था मैसेज। तो से हेलो जब कॉल हुआ ग्रीट स्माइल के साथ तो उसको हेलो हमने दोबारा मैसेज दे दिया। आउटपुट हमारे पास क्या आ गई, हेलो स्माइल, क्योंकि हम कंसोल डॉट लॉग क्या करते हैं, हेलो जो मैसेज हमें मिल रहा था और नेम हमें यहाँ से मिल रहा था, तो हेलो स्माइल। अब ये सारा एक फंक्शन के अंदर रैप हुआ है, तो इसको हम एज अ हाई ऑर्डर फंक्शन लेंगे और इससे हम अपने कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को या कॉम्प्लेक्स लॉजिक्स को बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। अब हम इसको ज़रा चेक करते हैं अपनी कोडिंग में भी और देखते हैं कि इसकी कैसे एग्जांपल हम ट्राई करके देख सकते हैं। अच्छा जी, अब मैंने अपने ही कोड के ही फोल्डर में एक नया फोल्डर बनाया एडवांस जावास्क्रिप्ट के नाम से, ठीक है। बल्कि इसको हम थोड़ा सा रीनेम कर लें, डबल एस लग गया, ठीक है। और एडवांस जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने एक एडवांस जावास्क्रिप्ट की एचटीएमएल की फाइल बना ली और एक स्क्रिप्ट की फाइल बना लिया, उसको उसके साथ लिंक भी कर दिया और हमने यहाँ पे कॉल भी लिया, ठीक है। और इसको हम दोबारा कॉल लेते हैं, हमने नाम चेंज किया, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर और जैसे भी हमने देखा कि एक फंक्शन हम लेंगे और उसके आर्गुमेंट में भी एक फंक्शन लेंगे, तो इस तरह का हमने एक हाई ऑर्डर फंक्शन बनाना है। तो सिंपल फंक्शन से लेते हैं, ES6 में भी हम नहीं जा रहे ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। ये हमने एक फंक्शन बना लिया, ओके हो गया। इसके अंदर हम रिटर्न कुछ भी कर सकते हैं ना, कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं। हम रिटर्न ही फंक्शन कर रहे हैं, यानी कि फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन और हमने उसके अंदर भी एक आर्गुमेंट ले लिया और यहाँ पे हमारी अब सेकेंड फंक्शन की बॉडी शुरू होगी, सही हो गया। और इसमें हम करवा रहे हैं कंसोल डॉट लॉग और हम इसमें कंसोल डॉट लॉग करवा रहे हैं और बता रहे हैं कि
आपने यहाँ से जो मैसेज में आपको आर्गुमेंट मिलेगा या जो भी आपको वैल्यू मिलेगी वो लेनी है, और नेम के साथ जो मिलेगी वो लेनी है, और उसको आपने क्या करना है, शो कर देना है। ठीक है। अच्छा, इसमें हम कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें वैल्यूज ऊपर से मिल रही है, तो हम स्मॉल बैक्टीरिया कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे। ठीक है। और हमारा कंसोल डॉट लॉग यहाँ से बंद हो जाएगा। अच्छा, अब हमारे सेकंड फंक्शन की बॉडी शुरू हो गई है और हम यहाँ पे लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग। ठीक है। और यहाँ से हम ये अपने लिखेंगे। ठीक है। और हमने कॉमास नहीं लगाया क्योंकि हमने आगे आर्गूमेंट्स यूज़ करने हैं जो हमारे डिफरेंट फंक्शन के आर्गूमेंट्स हैं। ठीक है। हमने सबसे पहले क्या कर लेना है, डॉलर साइन यूज़ करके कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने नेम ले लेना है, या पहले हम ले लेते हैं मैसेज। ओके हो गया, जो हमें मैसेज मिलेगा, और फिर डॉलर साइन लगा के हमने ले लेना है नेम। सही हो गया। ये हमारा कंसोल डॉट लॉग कंप्लीट हो गया और फंक्शन हमारे कंप्लीट हो गए। अब हमने क्या करना है, चलें ऊपर ही देखते हैं ताकि आपको भी, हमने एक वेरिएबल बनाना है। ठीक है। अभी इस वक्त कुछ भी नहीं हो रहा। अगर हम जाके रिफ्रेश करें कंसोल डॉट लॉग करें तो यहाँ भी कुछ भी नहीं। सही है। जावास्क्रिप्ट याद आ रही है, जैसे हमने बेसिक जावास्क्रिप्ट जब सीखी थी हम मोस्टली कंसोल में ही काम कर रहे होते हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखी तो ऊपर राइट टैग में आ रहा होगा, आपने बेसिक एडवांस जावास्क्रिप्ट से पहले वो सीख लेनी है और देन इसके लेक्चर भी देख लेने हैं। वापस अपने लेक्चर पे चलते हैं। इसमें हमारे पास अब हम एक, क्योंकि अभी हमारे पास कुछ शो नहीं हो रहा तो हम एक वेरिएबल बनाने लगे हैं। ठीक है। और उसका नाम रख लेते हैं मैसेज या हाई मैसेज। ठीक है। ये हमने एक नया एक वेरिएबल बनाया और उसमें हमने ग्रीट को लिया जो ग्रीट का फंक्शन है, और उसके आर्गुमेंट में हमने नेम पास कर दिया। ठीक है। जो भी हमने नेम रखना है, सपोज करें हमने स्मैश रख दिया। ओके हो गया। अब हम आ गए अगली लाइन पे। अगली लाइन पे अब ये एक कह लें एक वेरिएबल बन गया, एक स्टोरेज सी बन गई हाई मैसेज के नाम से, और जब भी वो यूज करेंगे उसके अंदर एक फंक्शन कॉल होगा और उस फंक्शन का जो आर्गुमेंट है वो यूज हो रहा है ये नेम। ये नेम जहां पे भी यूज होगा वहां पे वो स्मैश लिख देगा। ठीक है। ये हमारे बेसिक से यानी कॉन्सेप्ट हैं, मैं दोबारा दोबारा रिपीट नहीं कर रहा। अच्छा, अब हमने जब दोबारा से इस हाई मैसेज वाले को लिया और हमने उसको एक और आर्गुमेंट दिया। क्यों? अब जब ये फंक्शन कॉल होगा इस फंक्शन के अंदर चले गए, ये तो उसको मिल गया। अब इस फंक्शन के अंदर दोबारा हमें एक और आर्गुमेंट चाहिए, तो हमने यहाँ पे एक और आर्गुमेंट दे दिया। ठीक है। या वैल्यू दे दी, आर्गुमेंट या पैरामीटर फंक्शन को कहते, फंक्शन के अंदर जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, और हमने इसको बंद कर दिया। ठीक है। अब हम चलेंगे अपने कंसोल के ऊपर। अब ये देखें, उसने हेलो लिया एज अ मैसेज। ठीक है। और स्मैश लिया एज अ नेम, और उसने क्या कह दिया, हेलो स्मैश। तो इस तरह हम एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन रैप करके यूज कर सकते हैं, और इसको हम हाई ऑर्डर फंक्शन कहते हैं। यहां से कर दो। अच्छा जी, बेनिफिट्स ऑफ HOF यानी कि हाई ऑर्डर फंक्शन। सबसे पहले तो हमारा जो कोड है वो रीयूज है, होता रहता है, यानी कि हमें बार बार वो हम फंक्शन इस तरह के बना लेते हैं कि हमें बार बार यूज करने हो तो हम उसको कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्शन होती है, हमारा कोड क्लीनर रहता है, जैसे मैंने पहले कहा था कि हमें कम कोड लिखना पड़ता है। फंक्शनल प्रोग्रामिंग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और जो इसके मोस्टली केसेस हैं यानी कि एग्जांपल जो हम डेली रूटीन में यूज करते हैं वो मैप है, फिल्टर है, रिड्यूस है। ठीक है। इसके अंदर क्या हो रहा होता है, फंक्शन के अंदर हम एरो फंक्शन या सिंपल फंक्शन पास कर रहे होते हैं मोस्टली। और आपने ये चीज़ यूज भी हुई है, जस्ट एक कॉन्सेप्ट आपको दिया है ताकि आपको पता हो जब आप इंटरव्यू के टेबल पे जाएं या आपको कहीं ना कहीं सवाल पूछा जाए तो आपको ये चीज़ें भी एज अ कॉन्सेप्ट भी पता हो कि एक्चुअल क्या चीज़ थी। और ऑलरेडी आप ये चीज़ यूज़ कर रहे होंगे या आपको ये चीज़ क्लियर भी होगी, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट देना वो भी ज़रूरी है। जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी हाई ऑर्डर फंक्शन हो गया। अब हमारे पास है जी कॉल, अप्लाई एंड बाइंड मेथड्स। ये हमने 3 मेथड्स पढ़ने हैं, मिलते जुलते ही हैं और काफ़ी आसान है, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, जस्ट आपने ध्यान से सुनना है और इस पर तवज्जो देनी है। कॉल द फंक्शन विद स्पेसिफाइड दिस वैल्यू एंड आर्गुमेंट पास इंडिविजुअली। यानी कॉल फंक्शन की बात हम कर रहे हैं कि कॉल को क्या करना है, जब हमने किसी इंडिविजुअल चीज़ के बारे में यानी इंडिविजुअल आर्गुमेंट्स को स्पेसिफाई करना होता है किसी फंक्शन के अंदर, उसके अंदर हम कॉल यूज़ करते हैं। ठीक है। कॉल, अब यहाँ पे आगे एग्जांपल आ गई है। पर्सन एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ब्रैकेट से आपको पता लग गया होगा।
उसका जो पहली की है वो नेम है, उसकी वैल्यू है इस्माइल। उसकी सेकंड जो की है वो ग्रीट, लेकिन उसके अंदर है फंक्शन, ठीक है। और फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट आ रहा है एज का, और आगे फंक्शन शुरू हो रहा है, तो कंसोल डॉट लॉग करा के हम कह रहे हैं हेलो माय नेम इज दिस डॉट नेम। अब यहाँ पे एक नई चीज आ गई है दिस। दिस क्या है, हम अब देखें, अब हमने ये नेम यूज करना है, तो हम यहाँ पे ये तो नहीं कर सकते ना पर्सन डॉट नेम, ठीक है, क्योंकि हम तो ऑलरेडी एक पर्सन के ऑब्जेक्ट के अंदर ही, यहाँ हम कहीं बाहर यूज कर रहे थे तो हम बिल्कुल यही करते हैं पर्सन डॉट नेम, ठीक है। लेकिन हम क्योंकि विद इन द ऑब्जेक्ट ही हैं, तो दिस से मुराद यही ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब आ रहा है दिस डॉट नेम, यानी कि इस पर्सन के ऑब्जेक्ट के अंदर जो नेम की है उसको ये टारगेट कर रहा है, सही है। आगे सिंपल इंग्लिश एंड आई एम एज, दोबारा हमारे पास सिंपल एज आ गई क्योंकि वो इसी फंक्शन के अंदर ही है, तो उसमें दिस की जरूरत हमें नहीं है, तो डायरेक्ट उसने एज यहां से ले ली, ईयर्स ओल्ड। अब क्या हो रहा है, ये फंक्शन खत्म हो गया। अब हमने कॉन्स्ट किया एन अदर पर्सन, यानी एक नया एक ऑब्जेक्ट बनाया, और उसके अंदर यानी कह लें कि एक हमने वेरिएबल बनाया एन अदर पर्सन के नाम से, और उसके अंदर हमने ऑब्जेक्ट में नेम लिया और अली, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट में ये एक नई वैल्यूज आ गई, जैसे यहाँ नेम इस्माइल था, यहाँ पे नेम अली आ गया। अब हमने क्या किया, पर्सन डॉट ग्रीट डॉट कॉल। अब यहाँ पे एक नई चीज आ गई डॉट कॉल। अब क्या कर सकते थे हम, पर्सन डॉट ग्रीट करके ना ब्रैकेट्स भी लगा सकते थे, यानी क्योंकि ग्रीट एक फंक्शन है तो हम उसको कॉल करने के लिए ब्रैकेट लगाते और उसके अंदर अपनी चीजें पास करते तो वो फंक्शन चल जाता, लेकिन हमने कॉल लगाया ताकि पता चले कि एक्चुअल चीजें काम कैसे कर रही हैं। इस कॉल की जगह आप ब्रैकेट्स भी लगा सकते थे और उसके अंदर भी ये काम कर सकते थे, जो ऑलरेडी हम करते भी हैं, लेकिन एक्चुअल ये काम होता कैसे है उसकी उसको समझाने के लिए हम ये कॉल का मेथड यूज कर रहे हैं, बिल्ट इन मेथड, इससे जरा एक्यूरेसी भी ज्यादा होती है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, पर्सन का ऑब्जेक्ट लिया, उसके अंदर ग्रीट की वैल्यू पे चले गए, यानी यहाँ पे, और हमने कहा कॉल करो फंक्शन को, और उसके अंदर हमने आर्गुमेंट्स में क्या दे दिया, एनदर पर्सन। एनदर पर्सन ये है जिसके अंदर नेम की वैल्यू है अली, यहाँ पे नेम यूज हो रहा है ना, जो भी आप इसमें देंगे आपका ऑब्जेक्ट, उसका नेम वो ले लेगा। अगर यही वाला दे देते पर्सन वाला नेम इस्माइल, तो वो इस्माइल उठा लेता। अब उसको अली दिया तो अली उठा लिया, और एज हमने उसको दे दी 25, जो हमने सेकंड आर्गुमेंट यूज करना है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट उसको दे दिया ये ऊपर वाला, और दूसरा आर्गुमेंट को क्या दे दिया 25 उसकी एज। तो हमें क्या शो वो करेगा कि हेलो माय नेम इज अली एंड आई एम 25 ईयर्स ओल्ड। तो इस तरह करके हम कॉल के फंक्शन के साथ, यानी कॉल के मेथड के साथ अपने फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। इसको ट्राई करके भी देख लेते हैं। अच्छा जी, ये हमारे एच हैं, तो हम इस पे कमेंट कर देते हैं, और अब हम चलते हैं कॉल मेथड पे, ठीक है। सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हमने लिख दिया जी नेम। नेम के अंदर हमने लिख दिया इस्माइल, सही है, कॉमन लगाया क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर हम अगली वैल्यू पास करने लगे, अगली की पास करने लगे। ग्रीट के अंदर हमने फंक्शन पास कर दिया, ठीक है, और उसके अंदर हमने ले ली एज। और जब बॉडी शुरू की हमने, तो हमने डायरेक्ट एक कंसोल डॉट लॉग कराया, जिसके अंदर हमने एक पैराग्राफ लिख दिया कि भाई हेलो माय नेम इज, अब ये देखें ये ब्रैकेट्स लग गई, ठीक है। और अब हम उसको या तो ऐसे करते हैं ना, हमने ये नेम लेना है, ये वाला नेम उठाना है हमने, ये वाला जहाँ पे नेम है, या तो हम करते हैं पर्सन डॉट नेम, ठीक है। पर हम ये नहीं करेंगे, हो सकता है इससे जवाब भी आ जाए आपका, लेकिन क्योंकि हम विद इन द ऑब्जेक्ट ही खेल रहे हैं, तो हम यहाँ पे पर्सन डॉट नेम नहीं करेंगे। दिस डॉट नेम, दिस से मुराद होगी ये ऑब्जेक्ट, दिस से मुराद क्या होगी, ये ऑब्जेक्ट। आगे ये दिस आगे जाके बहुत यूज होना है, तो आपने यहाँ से इसका कॉन्सेप्ट लेना है। दिस से मुराद इस वक्त ये विद इन दी ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है, ठीक है। तो हेलो माय नेम इज दिस डॉट नेम एंड आई एम एज 25, या जो भी यहाँ पे नंबर आएगा, ईयर्स ओल्ड, ठीक है। ये आपका कंसोल रेडी हो गया।
अब आपने ये ऑब्जेक्ट बना लिया, अब आप इसको किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ चला सकते हैं, इसके साथ भी चला सकते हैं जो आपका ऑलरेडी है, ठीक है। अब सपोज करते हैं हमने एक नया ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, और उसके अंदर हमने उसका नाम रख दिया person2, सही है। person2 के अंदर हमने एक नेम लिया स्मैश, और अब हम चले गए अगले एंड। अब person2 के अंदर ना ये चीज़ सेव हो गई है, याद रखिएगा, ठीक है। अब हमने चले गए हम पर्सन के ऊपर, पर्सन जो हमने ऊपर ऑब्जेक्ट बनाया था ना, वो है ये वाला। पर्सन में हमने ये नई नेम यूज करना, हम ये नेम भी यूज कर सकते थे, पर हमने नहीं करना, हमने इसका सिर्फ सेकंड की यूज करनी है जिसमें इसका फंक्शन है, तो हम गए पर्सन डॉट ग्रीट। अब हम ऐसे भी कर सकते थे, और ऐसे करके हम इसके अंदर चीजें पास करते, ठीक है, और हमारा काम खत्म हो जाना था। लेकिन ये एक्चुअल हम कर क्या रहे हैं, ये भी फंक्शन कॉल ही कर रहे हैं, तो हम एग्जैक्ट अगर कॉल लिख दें और उसके बाद हम आर्गुमेंट्स पास करें तो भी सेम काम होगा, ठीक है। ये देखें, अब हमने क्या कहा, person2 उठाओ, person2 में से क्या उठाएगा, वो दिस डॉट नेम, और हमने एज उसको वैसी दे दी, और एज उसने यहाँ लगा देनी है। अब हम जगह अगर कंसोल करें, हेलो माय नेम इज स्मैश एंड आई एम 30 ईयर्स ओल्ड। अभी देखें, अगर हम यहाँ पे person3 ले लें और उसका नाम रख दें अली, ठीक है, देखें अब क्या आएगा। अच्छा जी, यहाँ पे person3 कर लें, हेलो माय नेम इज अली एंड आई एम 30 ईयर्स ओल्ड। तो इस तरह करके हम डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं कॉल मेथड के जरिए, ठीक है। इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन जैसे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया जा रहा है कि एक्चुअल फंक्शन जब हम कॉल करते हैं इस तरह, तो उसके पीछे का क्या सारा सिनेरियो, ठीक है। तो जो बिल्ट इन फंक्शन वो कोशिश करके हम वो यूज़ करते हैं ताकि कोई भी ज़्यादा एरर्स ना आए। आगे देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है जी अप्लाई का फंक्शन, अप्लाई का मेथड। अप्लाई का मेथड में क्या होता है कि हम फंक्शन को कॉल करते हैं ना जब, तो उसको आर्गुमेंट पास करते हैं। तो अगर हमने अरे पास करनी है ना, तो वो अप्लाई के मेथड से हो सकती है। जैसे अब ये एक नंबर्स की अरे है, ठीक है, और हमने एक फंक्शन बनाया है जिसमें जो हमारे पास नंबर्स होंगे ए बी सी को हमने जमा करना है, ठीक है, रिटर्न क्या कर देना, ए प्लस बी प्लस सी। तो उसको हमने पास करने के लिए अप्लाई यूज करना है, अदरवाइज हमें अरे मैनुअली लिखनी पड़ेगी। तो हम एक ये जैसे ये एक फंक्शन इसकी तो समझ आ गई आपको। हमने एक वेरिएबल बनाया टोटल के नाम से, सम लिखा, ठीक है, सम का यानी ये फंक्शन, और डॉट अप्लाई, यहाँ पे नल कह दिया उसको, और दूसरे में हमने इसको क्या कह दिया, नंबर्स, ठीक है। तो कंसोल डॉट लॉग टोटल किया तो हमें उसने इन तीनों को जमा करके दे दिया। इसको हम ट्राई करके हुए देखते हैं जल्दी से। अच्छा जी, अप्लाई में हमारे पास जैसे मैंने बताया कि अगर हमने किसी फंक्शन के अंदर एज आर्गुमेंट अरे देनी है तो हम अप्लाई का मेथड यूज करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे कर देते हैं जी 40 50 एंड 60, और फंक्शन के अंदर हमने क्या किया, इनको हमने कर दिया जमा, कि हमें 3 आर्गुमेंट्स मिलेंगे और उसको हमने जमा कर देना है, जो भी हम नीचे यहाँ पे बॉडी में लिखेंगे। ठीक हो गया, ये हमारा फंक्शन रेडी हो गया। अब हम जाने लगे हैं एक वेरिएबल बनाने में, ठीक है। इसको हम रख देते हैं सम टोटल, जैसे अब टोटल भी ठीक है। और टोटल के अंदर हमने कह दिया कि जो सम का फंक्शन है ना, उसको अप्लाई करो, ठीक है। अप्लाई के अंदर अब देखें, अगर हमने डायरेक्ट अरे देनी होती ना, सम के फंक्शन को कॉल करते और इस तरह करके ना हम अरे दे देते, ठीक है, अरे दे देते पूरी 40 50 60 जितना भी जो भी हमने लिखना था। पर क्योंकि हमने ऐसे नहीं करना, हमने मैनुअली नहीं करना, हमारे पास बिल्ट इन फंक्शंस बने हुए हैं, तो हमने क्या किया, सम डॉट अप्लाई, ठीक है। पहला आर्गुमेंट हमने उसको नल दे दिया, और क्योंकि हमने इसको उसको बताया नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि अप्लाई में और भी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, हमने उसको सिनेरियो नहीं क्लियर किया। उसके बाद हमने यहाँ पे नंबर्स लिख दिया, ठीक है, नंबर से उसको अरे चलेगी वहाँ पे। अब अगर हम कंसोल डॉट लॉग करवाएं टोटल को, ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। हमारे पास आ गया जी 150। 150 कैसे आया जी, 60 50 110 और 40 150,
तो इस तरह करके उसने इसको जमा कर लिया। ठीक है, हम मैनुअली ये नंबर भी दे सकते थे, अरे भी दे सकते थे, लेकिन अप्लाई का हमारे पास बिल्ट इन मेथड है जिससे हम एज अ आर्गूमेंट अरे पास कर सकते हैं। ये हमने अरे पास की है, अरे थी ना ये सारी, तो हमने ये एज अ आर्गूमेंट अरे पास किया अप्लाई के मेथड से। तो इसका यही काम है कि हम अगर हमारा आर्गूमेंट अरे हो, पीछे से हमें एपीआई से अरे आ रही है, तो हम उसको पास कर सकें, और प्लस नहीं, हम इससे जो मर्जी करा सकते हैं फिर उसके बाद उनकी वैल्यूज के साथ। आगे देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ है। अच्छा, ये आगे इसके बाद हमारे पास तीसरा मेथड है जो बाइंड का मेथड है। ठीक है, बाइंड से समझ आ रही है कि हम किसी चीज को किसी के साथ जोड़ रहे हैं। उसमें क्या, रिटर्न अ न्यू फंक्शन विद अ फिक्स्ड दिस कॉन्टेक्स्ट व्हिच कैन बी एग्जीक्यूटेड लेटर, यानी कि हम किसी की चीज को फंक्शन के साथ जोड़ देते हैं, फंक्शन के साथ उसकी चीजों को जोड़ देते हैं, लेकिन वो चीजें बाद में एग्जीक्यूट होती हैं, बाद में यूज होती हैं। अगर एग्जाम्पल दें तो हमारे पास एक दोबारा से ऑब्जेक्ट आ गया जिसमें ब्रांड टोयोटा आ गया, और गेट ब्रांड का एक फंक्शन है, और उसके अंदर हम कंट्रोल डॉट लगवा रहे हैं दिस डॉट ब्रांड। अब दिस की आपको ऑलरेडी समझ आ गई कि हम इसी ऑब्जेक्ट के अंदर घूम रहे हैं, इसलिए दिस डॉट ब्रांड लगाया, वरना हम क्या करते हैं, कार डॉट ब्रांड लगाते। अब अगर हम एक वेरिएबल बनाए कॉन्स्ट गेट कार ब्रांड, ठीक है, और उसके अंदर कार लिखा हमने, डॉट गेट ब्रांड, ये इसका फंक्शन, डॉट बाइंड, अब हमने बाइंड कर दिया कार को, सही है, यानी कि कार के फंक्शन को बुलाया हमने, ठीक है, और गेट ब्रांड के फंक्शन, कार के ऑब्जेक्ट को बुला के गेट ब्रांड के फंक्शन के साथ बाइंड कर दिया हमने, और उसके अंदर अब ये सारा कुछ सेव हो गया। ठीक है, अभी हमने इसको कॉल नहीं किया, यानी इस फंक्शन को हमने चलाया नहीं, बस इस वेरिएबल के अंदर सेव कर दिया, सही है। अब होगा क्या, अब हमने इसको एग्जांपल के तौर पे सेट टाइम आउट लगाया, जब भी हम चलाएंगे ना गेट कार ब्रांड को, तो वो हमें ये टोयोटा ला कर दे देगा, सही है। अब वो कैसे होगा, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर सेव हो चुका है वो, बस हमने उसको कॉल नहीं किया था। तो जब भी हम उसको कॉल करेंगे हमें दोबारा से आर्गुमेंट पास करने की, बाइंड करने की, चीज़ों को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वो डायरेक्ट यहाँ से ले आएगा। इसका एक और भी सिनेरियो ये है कि एपीएस में उस वक्त डाटा नहीं आ रहा होता, कभी कभी कुछ देर बाद आ रहा होता, तो वो हम सेव कर सकते हैं और बाद में जब डाटा है वो शो कर सकते हैं। इसकी एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। चलिए, थर्ड मेथड हमारा है जी बाइंड का। इसमें हमने क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट बना लिया कार के नाम से, और उसमें हमने ब्रांड लिख दिया, ठीक है, उसमें हमने टोयोटा ही लिख लिया। कार के बाद हमने, अच्छा ब्रांड के बाद हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया गेट ब्रांड के नाम से, ठीक है, और फंक्शन के अंदर हमने क्या किया, फंक्शन के अंदर हमने कंसोल कराया, सिंपल सा कंसोल दिस डॉट ब्रांड, यानी जो भी ब्रांड है वो आप आके शो कर दो। अब एक्चुअल हो क्या रहा है, हमने ये तो सिंपल सा एक फंक्शन था, इसमें कोई नई चीज नहीं थी, हमने यहाँ पे अब एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हमने कहा कार का पर्सन पकड़ो, वो कार का सॉरी ऑब्जेक्ट पकड़ो, उसके अंदर ये फंक्शन है ये चला दो, मतलब चलाना नहीं, ये इसको भी हमने कह लें कि एक दफा लिख लिया, और बाइंड कर दो कार के साथ, ठीक है। अब क्या हुआ कि इसके अंदर ये सारी वैल्यू स्टोर हो गई, इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया कि कार का मैंने पर्सन वो ऑब्जेक्ट पकड़ना है, उसके अंदर गेट ब्रांड के फंक्शन के अंदर जाके बाइंड कर देना है इसी को कार के साथ, तो वो कार का ब्रांड पकड़ के बता देगा, ठीक है, यहाँ से, ओके, उसके अंदर दिस डॉट ब्रांड आ रहा है। अब इसको अभी तक हमने रन नहीं किया, ठीक है, तो इसको जब हम चाहें इसको रन करेंगे वो उसके शो कर देगा, हमें कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। अब इसने इस वेरिएबल के अंदर सारा कुछ स्टोर करवा दिया, अब जब भी हमने चाहा हमने यूज करना है हम उसको यूज कर सकते हैं। अब सेट टाइम आउट मैंने आपको एडवांस सीएसएस के लेक्चर में बताया था कि हमने किसी चीज को अगर डिले करके यूज करना हो तो हम उसको इसके अंदर यूज कर सकते हैं। पहले हमने क्या यूज करना है वो बता दिया, और फिर कितना डिले करना है, यानी कि 10,000 1000 लिखेंगे तो इसका मतलब है 1 सेकंड, क्योंकि ये मिली सेकंड में होता है, ठीक है, तो उसने 1 सेकंड उतारने के बाद टोटा दे दिया। अगर हम इसको 3000 लिखते हैं तो इसने 3 सेकंड गुजारने के बाद आपको टोटा दे देना था, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह करके हम बाइंड का फंक्शन यूज कर सकते हैं, और अगर हमें पता है कि यार इसमें डिले आना है तो हम ऑलरेडी चीजें सेव करके रख देंगे। अब इसमें चीजें सेव है, हमने यहाँ देखें कोई आर्गूमेंट नहीं दिया, कोई पैरामीटर नहीं दिया, कोई वैल्यू नहीं दी, हमने जैसे इस कांस्टेंट के वेरिएबल को बुलाया, ठीक है, जो वेरिएबल में चीजें सारा कुछ स्टोर था उसने वहां पे जाके शो कर दिया,
ऑलरेडी फंक्शन यहाँ पे कॉल हो चुका है, उसकी वैल्यू उसके अंदर सेट भी हो चुकी है, लेकिन हमने कहीं पे दिखाई नहीं थी। ठीक है, तो इसको हम इस तरह बाइंड को यूज कर सकते हैं। आगे देखते हैं हमारे पास क्या चीज है। अच्छा जी, आगे हमारे पास है क्लोजर्स। ठीक है, क्लोजर्स क्या होते हैं कि अ फंक्शन दैट रिमेंबर्स द वेरिएबल फ्रॉम इट्स आउटर स्कोप इवन आफ्टर द आउटर फंक्शन हैज एग्जीक्यूटेड। यानी कि अगर एक फंक्शन यूज भी हो गया, लेकिन उस फंक्शन से ऊपर जो वेरिएबल्स है, यानी उसके आउटर स्कोप में, फंक्शन के अंदर नहीं, उससे ऊपर, यानी कि उसके पेरेंट के स्कोप में जो वेरिएबल्स हैं वो उसकी वैल्यूज को याद रख सके, उसको क्लोजर्स कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमें डाटा को, स्टेट्स को मेंटेन करने के लिए काफी हेल्पफुल होता है क्लोजर्स। ठीक है, इसकी एग्जांपल से देख लेते हैं। सपोज करें हमारे पास एक फंक्शन है काउंटर का। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से देखना है। फंक्शन है हमारे पास काउंटर के नाम से, और उसके अंदर हमारे पास एक वेरिएबल है काउंट के नाम से इज इक्वल टू 0। हमने इसके बाद एक और फंक्शन बनाया इसी के अंदर ही। ठीक है, और उसके अंदर हमने काउंट को कर दिया इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, ये आपने बहुत शुरू में पढ़ा था जावास्क्रिप्ट में। काउंट प्लस प्लस, यानी कि वो एक नंबर बढ़ा देगा, जो भी इसकी वैल्यू होगी उसको एक नंबर बढ़ा देगा। कंसोल डॉट लॉग भी करवा दिया हमने काउंट को, और ये फंक्शन हमने दोनों बंद कर दिया। अब हमने एक इंक्रीमेंट के नाम से वेरिएबल बनाया, और उसके अंदर इस फंक्शन को सेव करवा दिया, इसको। ठीक है, अब इंक्रीमेंट को हमने एक दफा बुलाया ना, तो उसके आउटपुट आ गई 1। अब अगर, सिंपल सी बात है, अगर इसको 0 होता है, ये सिंपली 0 होता है ना, तो ये तो दोबारा से अगर फंक्शन चलाते तो भी 1 ही आना चाहिए था। लेकिन क्योंकि ये क्लोजर के तौर पे हमने यूज किया, फंक्शन के अंदर हमने पहले एक ग्लोबल वेरिएबल, कह लें पेरेंट वेरिएबल बनाया, और उस पेरेंट वेरिएबल को हमने नेक्स्ट फंक्शन के अंदर, उसके चाइल्ड के अंदर यूज किया, तो उसने इस वेरिएबल को अब याद रखा कि इसकी वैल्यू ऑलरेडी 1 हो चुकी थी। ठीक है, अब 0 नहीं है इसकी वैल्यू, उसने इनिशिएट नहीं किया, दोबारा से नहीं चलाया, उसने इसकी वैल्यू 1 ही याद रखी, और 1 में यहाँ पे 1 प्लस किया और दोबारा 2 हो गई। अब तीसरी दफा अगर हम चलाएंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो इसको कहते हैं क्लोजर्स। इसको हम ट्राई भी करके देख लेते हैं एक दफा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी क्लोजर्स की एग्जांपल हम देख रहे थे। तो मैं यहाँ पे दोबारा से मैंने कोड दोबारा लिख लिया है टाइम बचाने के लिए। अब यहाँ से मैं दोबारा समझा देता हूँ कि ये देखिए, ये एक वेरिएबल है, लेकिन ये विद इन द फंक्शन है, पर वो इस फंक्शन के अंदर नहीं है। ये अलग फंक्शन है, ठीक है, और ये एक अलग फंक्शन है, पर ये फंक्शन इसका चाइल्ड है, और इस फंक्शन का ऊपर वाला फंक्शन पेरेंट है। तो जो फंक्शन, अब जैसे हमने इसको सेटिंग इस तरह की है कि ये फंक्शन अपने पेरेंट फंक्शन का जो वेरिएबल है उसको याद रखेगा। इस तरह हम प्राइवेट वेरिएबल्स बना सकते हैं। अब अगर यही जो कह लें कि वेरिएबल है, ये बाहर होता फंक्शन से, दोनों फंक्शन से बाहर होता, तो इसको कोई भी चेंज कर सकता था। ठीक है, कोई भी हम बाय से कोई प्रॉपर्टी ला के काउंट की वैल्यू चेंज कर सकते थे, पर क्योंकि ये विद इन द फंक्शन, तो ये तभी चेंज होगा जब इसको हम चेंज कर सकते हैं इस फंक्शन से। ठीक है, ये बाहर से ऐसे डायरेक्टली नहीं चेंज हो सकता। और क्योंकि अब हमने इसको कॉन्स्ट के अंदर, इंक्रीमेंट के अंदर रख दिया, तो अब ये सिर्फ इंक्रीमेंट के अंदर से ही चेंज हो सकता है। यानी इंक्रीमेंट को जब हम बुलाएंगे तभी इसकी वैल्यू चेंज होगी, अदरवाइज हम इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। क्योंकि आपको पता है कॉन्स्ट का जो वेरिएबल है वो एक दफा ही सेट होता है, उसको हम दोबारा दोबारा उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। तो जब इंक्रीमेंट के अंदर कर दिया, तो अब इसकी वैल्यू सेफ हो गई, प्राइवेट हो गई। अब हम कहीं कोड से कहीं और से हम इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, सिवाय कि इंक्रीमेंट के अंदर से हम चेंजिंग कर रहे हो, इंक्रीमेंट को बुला के। अब हो क्या रहा है, इसकी वैल्यू 0 थी, एक दफा हमने बुलाया 1 हो गई। अब अगर हम इसको दोबारा बुलाएं, ठीक है, तो इसकी वैल्यू 0 से 1 दोबारा होनी चाहिए थी ना। मतलब अगर हम एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट को देखें, पहले 0 थी 1 हो गई, दोबारा से काउंट की वैल्यू तो 0 ही है ना, दोबारा 1 नहीं होगी। पर इसमें हो ये रहा है कि वो उसकी वैल्यू याद रख रहा है कि इसकी 1 थी, क्योंकि और तो कहीं से चेंज होनी नहीं है। तो फिर उसके बाद वो 1 में 1 प्लस कर देता है, तो वो 2 हो जाते हैं। यानी कि अगर हम इसको रिफ्रेश करें, लेकिन पहले उसने 1 दी वैल्यू, फिर उसने क्या दे दी, 2। अब अगर हम तीसरी दफा इंक्रीमेंट ऑपरेटर को बुलाएं, ठीक है, देखें इंक्रीमेंट फंक्शन को बुलाएं, सॉरी, तो उसने अब 3 दे दी। अब उसको याद है कि इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं है, उसको याद है कि यहाँ पे हमने 3 वैल्यू है। ठीक है, उसको भी ये याद है। अगर हम दोबारा भी बुलाएंगे तो उसको अब 3 से वो इसको लेगा, उसको 0 से नहीं लेगा। ठीक है, इसको क्लोजर्स कहते हैं, और ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल चीज है। आपने अगर प्राइवेट वेरिएबल्स बनाने हो, कि याद रखें हमने स्टेट्स वगैरह मैनेज करनी हो, तो उसके लिए ये काफी फायदेमंद है। स्लाइड्स पे जाके देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है जी। बेनिफिट्स क्या हैं क्लोजर्स के, कि जो हमारा डाटा है वो प्राइवेट और सिक्योर रहता है, जैसे मैंने पहले भी बताया। हमारे जो रिस्क है कि एक्सीडेंटल चेंजेस हो जाएंगे किसी और प्रॉपर्टी से, यानी गलती से हमने उस वेरिएबल को यूज कर लिया कहीं पे, उसका वैल्यू चेंज होगी,
तो ये हमारा रिस्क कम हो जाता है। और यूज्ड टू क्रिएट फंक्शन दैट रिमेंबर पास वैल्यू, जैसे मैंने कहा है कि हमें अगर पास वैल्यू सेव रखनी है तो उसके लिए हम अनडू और रीडू के जैसे फंक्शन बनाने होते हैं ना, तो उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। और इनके रियल वर्ल्ड यूज केस देख लेते हैं जो हमने आज कॉन्सेप्ट पढ़े हैं हाई ऑर्डर फंक्शन के। उसमें अरे मैनिपुलेशन वगैरह होती है, जैसे मैप, फिल्टर, रिड्यूस, इस तरह के फंक्शन के अंदर फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे हाई ऑर्डर फंक्शन होते हैं। कॉल अप्लाई बाइंड में हम मेथड्स बोरो कर रहे होते हैं एक दूसरे से, और इवेंट हैंडलिंग के लिए काफ़ी यूज होता है। क्लोजर्स का मैंने ऑलरेडी बता दिया कि स्टेट्स जब हमने मेंटेन करनी होती है, हैंडल करनी होती है वेब एप्स के अंदर, जो आप रिएक्ट नेटिव में या रिएक्ट जेएस में जाएंगे तो आपको ये ज़्यादा समझ आएगी। वैसे तो जावास्क्रिप्ट में भी यूज़ होता है, लेकिन रिएक्ट के अंदर जाके ज़्यादा स्टेट्स यूज़ होती हैं। ठीक है, और प्राइवेट वेरिएबल जब हमने बनाने हो तो हम ये यूज़ करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने यही 3 कॉन्सेप्ट पढ़ने थे, और उम्मीद है आपको समझ भी आई होगी। अगर आपको नहीं समझ आई तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और फेसबुक के ग्रुप में भी आके पूछ सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इस्माइल और आप देख रहे हैं स्मैश कोड। जैसा कि हमने एडवांस जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट शुरू की हुई है, और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे करेंगे डिफ बाउंस एंड थ्रोटल जनरेट फंक्शंस। ये 2 से 3 टॉपिक आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे, और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके कॉन्सेप्ट के लिए। जब आप इंटरव्यूज देने जाते हैं तो मोस्टली इस टाइप के ही कॉन्सेप्ट आपसे पूछे जाते हैं कि ये क्या चीज है। तो आज के इस लेक्चर में हम इन तीनों टॉपिक्स को कवर करेंगे और तफसीलन देखेंगे ये क्या चीज है। जैसे कि आपने देख लिया कि आज के इस लेक्चर में हमने करेंगे डिबाउंसिंग एंड थ्रोटल जनरेटर फंक्शंस पढ़ने हैं। इसमें आज हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में करेंगे की क्या अंडरस्टैंडिंग है, डिबाउंस और थ्रोटल का क्या परफॉर्मेंस है, उससे कैसे ऑप्टिमाइजेशन होती है हमारे कोड की, और जनरेटर फंक्शंस कितने पावरफुल हैं। अच्छा, अब ये 2-3 जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये मे बी प्रैक्टिकली आपको ज़्यादा यूज मे बी आपकी ना हो, वैसे तो होंगी डिबाउंसिंग वगैरह, लेकिन ये इंटरव्यूज में आपसे इस तरह के कॉन्सेप्ट पूछे जा सकते हैं। तो उस हिसाब से भी मैं देख रहा हूँ कि कोई ऐसी चीज़ ना हो जो रह जाए। आपको कम से कम कॉन्सेप्चुअल तो हर चीज़ आनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं करेंगे क्या होता है। करेंगे एक टेक्निक है जिसमें अगर हमने आर्गूमेंट्स 1 बाय 1 देने हैं तो हम 1 बाय 1 दे सकते हैं, इंस्टेड के हमें एक ही दफा तीनों चारों आर्गूमेंट्स देने पड़े एक फंक्शन के अंदर। ठीक है, जैसे हमने फंक्शन ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। अगर आप पहली दफा आए इस वीडियो पे तो ऊपर आपके पास आई टैग में आ जाएगा कि व्हाट इज फंक्शन, तो आप उसको भी देख लें जाके। फंक्शन के अंदर हमने कुछ आर्गूमेंट्स देने होते हैं, कुछ पैरामीटर्स देने होते हैं, तो वो हम एक ही दफा दे देते हैं। अगर हमने एक ही दफा ना देने हो, हमने 1 बाय 1 देने हो, तो उसका क्या प्रोसीजर है वो आज हम देखने लगे हैं। इसमें अगर हम इस तरह करते हैं कि 1 बाय 1 यानी कि आर्गूमेंट्स दें, तो उससे एक सीरीज ऑफ फंक्शंस बन जाती हैं, और एक स्टेप में एक फंक्शन कॉल होता है। ठीक है, इसकी हम एक एग्जांपल अगर देखें तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे फंक्शन एक आ रहा है करी के नाम से, और ए आ रहा है हमारे पास एज आर्गूमेंट। उसमें उसने रिटर्न किया एक और फंक्शन, उसमें बी आर्गूमेंट हम ले रहे हैं। उसने फिर रिटर्न किया एक और फंक्शन, उसमें हम सी आर्गूमेंट ले रहे हैं। और आखिरी तीसरे फंक्शन पे हमने रिटर्न क्या करवाया, ए प्लस बी प्लस सी। अगर हम इस सब को कॉल करें तो हमने कंसोल डॉट लॉग में कॉल करवाया करी, और उसमें हमने 3 आर्गूमेंट्स दे दिए अलग अलग फंक्शन में जो जाएंगे। 2 इसमें जाएगा, 3 इसमें जाएगा, और 5 इसमें जाएगा। और तो यहाँ पे आ जाएगा 2, 3 और 5। तो हमारे पास क्या आउटपुट आ जाएगी 10। इसको हम कोड में भी करके देखते हैं ताकि आपको और ज़रा ज़्यादा इसकी समझ आए। तो हम यहाँ पे एक इनपुट बना लेते हैं, और एक हमने कमेंट दे दिया करेंगे नाम से। ठीक है, और हमने यहाँ पे एक फंक्शन ले लिया 1 के नाम से। ठीक है, और उसमें हमने एक आर्गुमेंट पास कर दिया, और फंक्शन की बॉडी में हमने रिटर्न कुछ भी करवाना होता है तो हमने रिटर्न में भी एक फंक्शन कॉल कर दिया, और उसमें हमने क्या ले लिया बी। सही है, और बी की बॉडी में हमने फिर से रिटर्न करवाया, लेकिन उसमें भी हमने एक फंक्शन ले लिया सी एज आर्गूमेंट ले लिया उसमें। ठीक है, अब इसकी बॉडी के अंदर हमने एक रिटर्न करवाया, और उसमें क्या कहा ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और ये हो गया फंक्शन 1। अब हमने 1 के नाम से ये एक फंक्शन बनाया था। अब अगर हम क्रोम पे जाएं और अपना कंसोल खोलें, और यहाँ पे भी हम कंसोल डॉट लॉग करवाते हैं, और हम अपने फंक्शन को बुलाते हैं, और उसको 3 कोई भी आर्गुमेंट दे देते हैं। एक हमने दे दिया 5, एक हमने दे दिया जी 10। ठीक है, और एक हमने दे दिया 20।
और अब हम जाके कंसोल देखें अगर, तो हमारे पास लाइन नंबर 71 से क्या आ रहा है 35, ये 71 आ रही है। तो लाइन नंबर 71 से हमारे पास 35 आ रहा है। कैसे आ रहा है जी, उसने 20, 10 और 5 को यहाँ पे प्लस किया। उसने पहले लिया 5, फिर उसने क्या लिया 10, और फिर यहाँ से क्या ले लिया 20। अब ये हम क्यों करते हैं, इसका क्या प्रोसीजर, हमने एक दफ़ा ही ले लेते हैं अगर इतना ही आसान था, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं वो हमने ऐसे ले ही लेनी होती। उसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज करें आपने एक वेबसाइट पे लॉगिन किया, ठीक है, तो एक फंक्शन चला जिसमें उसने आपका ईमेल और पासवर्ड देखा, ठीक है, और उसने कहा ठीक है जी ईमेल पासवर्ड सही है। अगर तो सही हुआ तो उसने अगला फंक्शन चलाया कि आपका डेटाबेस में जाओ, डेटाबेस में से इसका नाम लेके आओ, इसकी प्रोफाइल इमेज लेके आओ, और यहाँ पे फाइल में शो करा दो, यहाँ पे हेलो इस्माइल शो करवा दो, ठीक है। और फिर एक और फंक्शन चला, और मतलब ये भी अगर ओके हो गया कि इसको अपनी हिस्ट्री दिखा दो। सपोज करो डैशबोर्ड में अंदर दिखाना है कि उसने पिछले कोई वेबसाइट है जिसमें पोस्ट वगैरह आप करते हैं, तो अच्छा आपने लास्ट डे क्या समझ गई थी। तो अब दूसरा भी चीज़ होगी, फिर उसने तीसरा फंक्शन चलाया और उसमें कहा कि जाके डेटाबेस से इसकी हिस्ट्री उठा के लाओ, दो के इसने डेटाबेस में शो करने। तो अब उसने क्या किया कि स्टेप बाय स्टेप काम किए हैं, पाइपलाइंस में काम किए हैं, ठीक है, पाइपलाइन में चीज़ें पड़ी हुई हैं, उसने स्टेप बाय स्टेप चीज़ें उठाई और की। उसके लिए हम इस तरह फंक्शन यूज करते हैं जिसमें हम वन बाय वन पैरामीटर्स या आर्गूमेंट्स दे सकें, ना कि हम इंस्टेड ऑफ पहली दफा में सारे दे दें। पहली दफा में हम दे ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि हमने पहली दफा में तो उसको कहना है कि यार ये सिर्फ लॉगिन चेक करो, दूसरे में उसको कहना है कि इसकी यूजर आईडी उठाओ, जो भी यहाँ से लॉगिन मिले उसकी यूजर आईडी उठाओ, और फिर उसकी इमेज और बाकी चीजें शो कर दो। ये तो मैंने एक सिंपल सी आपको एग्जांपल करके दिखा दी ना, क्योंकि हम यहाँ पे एपीआई और डेटाबेस नहीं पढ़ रहे, लेकिन क्योंकि हम फ्रंट एंड के इंजीनियर्स हैं तो हमें ये एपीआई वगैरह भी आगे जाके आएगी, इसके बाद एपीआई ही प्लेलिस्ट आएगी। लेकिन वैसे कॉन्सेप्ट देने के लिए मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। वापस हम अपनी स्लाइड्स पे चलते हैं। अच्छा जी, बेनिफिट्स ऑफ कैरिंग देख लेते हैं। इसमें रीयूजेबिलिटी हमारी बढ़ जाती है कि हम रीयूजेबल कर सकते हैं, अपने फंक्शंस को बहुत अच्छा कंपोज कर सकते हैं। रीडेबिलिटी बढ़ जाती है, हम कोड बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, हम देख सकते हैं कौन से फंक्शन में क्या हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप हो रहा होता है, तो हमें भी आसानी होती है, क्लैरिटी होती है, और नेस्टेड फंक्शन के अंदर नेस्टिंग जितनी ज़्यादा हुई हो वो फिर हमें ज़्यादा मसला नहीं आता। उसके बाद यूजफुल होते हैं फॉर पाइपलाइन ऑपरेशन, जैसे कि मैंने आपको एक ऑलरेडी बता भी दिया है कि लॉगिन वाला जो ऑपरेशन है वो एक पाइपलाइन ऑपरेशन है। ऐसे बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं, उसमें से एक ये है जिसमें हम ये करिंग वाले फंक्शन यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है डिबाउंस एंड थ्रोटल। डिबाउंस और थ्रोटल का जो हमारा कॉन्सेप्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या होता है कि हम एक फंक्शन है उसके अंदर डिले लाना चाह रहे हैं अनटिल अ स्पेसिफिक टाइम, यानी कि हर 3 सेकंड बाद हमने वो फंक्शन डिले करना है, मतलब कि हर दफ़ा डिले करना है, फिर फंक्शन चलाना है, फिर डिले, फिर फंक्शन, फिर डिले, फिर फंक्शन, इस तरह करके हमने करना है। तो उसको हम डिबाउंस और थ्रोटल कहते हैं। डिबाउंस में क्या होता है कि वो थोड़ा सा वेट करता है यूजर की इनपुट के लिए, ठीक है, और फिर उसके बाद उसकी एग्जीक्यूशन करवाता है। जैसे हम सर्च में लिखते हैं, सर्च वगैरह यूज करते हैं, तो हम जब लिख लेते हैं तो हमें वो रिजल्ट शो करता है, अभी हमने एंटर या सर्च का बटन दबाया नहीं होता, सही है। तो इसके लिए अगर हम एक एग्जांपल देखें, तो हमारे पास एक फंक्शन है डिबाउंस फंक्शन, और डिले उसमें हम एज आर्गूमेंट ले रहे हैं। और चलो मैं आपको सारा पहले लिख लूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। अच्छा, ये यहाँ से एंड से शुरू करते हैं। हमने कहा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, बल्कि इसको ना हम ट्राई करके देखते हैं, इसको आप ऐसे समझ नहीं आएगी, इसको हम कोड में जाकर देखते हैं और वन बाय वन चीजें देखते हैं कि इसमें एक्चुअल हो क्या रहा है, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक जाके बनाएंगे इनपुट, और उसके अंदर हम एक आईडी पास करेंगे, सर्च के नाम से, ठीक है। और ये हमें यहाँ पे शो भी होगी इनपुट हमारी। जब हम इस पे लिख रहा हूँ अभी कुछ नहीं हो रहा, ओके। लेकिन अगर हम यहाँ पे वैसे ही कुछ सर्च करें, जैसे मैंने लिखा इस्माइल, ठीक है, तो उसने नीचे हमें रिजल्ट शो कर दिए। जैसे मैं लिख, अब ये मैं लिख रहा हूँ कुछ नहीं शो कर रहा, जैसे मैं रुकूंगा तो उसने रिजल्ट यहाँ चेंज किए हैं, दिखाने से दोबारा देखिएगा। जैसे मैं लिखता हूँ अमेजोन, अमेजोन लिख दिया, उसने रिजल्ट दे दी। अब मैं अगला वर्ड जब तक पूरा कंप्लीट नहीं ना करूंगा तो उसने देने नहीं है। देखें, मतलब ये जरा ध्यान से देखना पड़ेगा, लेकिन जब रुकता हूँ ना मैं, उसके बाद वो हमें नीचे वाले रिजल्ट दे रहा है, यानी कि वो एक डिले ले रहा है। डिले लेने के बाद यूजर इनपुट के हिसाब से वो हमें नीचे रिजल्ट ला के दे रहा है, ठीक है। इसी तरह का हमने कोई फंक्शन अभी बना देखना है। तो यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाने लगे हैं, फंक्शन का नाम होगा जी डिबाउंस, और इसमें हमारे पास दो हमारे आर्गुमेंट्स आ गए हैं। एक में हम दोबारा फंक्शन ही ले लेंगे, ठीक है, और दूसरे में हम डिले टाइम ले लेंगे कि हमने डिले
करना कितना है। ठीक है, मैं आपको ये थोड़ा सा लिख लूँ फिर समझाता हूँ कि हम हो क्या रहा है। क्लियर टाइम आउट का एक बिल्ट इन फंक्शन हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और टाइमर को हम कर रहे हैं सेट टाइम आउट। यहाँ पे हमने ये एरो फंक्शन यूज कर लिया और ये हमने ले लिया डिले। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे हमने ऊपर जो आर्गुमेंट लिया था वो ले लेते हैं। अच्छा जी, अभी हमारा एक डी बाउंस का फंक्शन रेडी हो गया। ये कर क्या रहा है ये अभी आपको 1 से 2 मिनट में पता चलेगा। अब एक और हमने फंक्शन बनाया सर्च हैंडलर के नाम से। ठीक है, और उसमें हमने इवेंट का आर्गुमेंट पास कर दिया। और उसकी बॉडी में हमने कंसोल करा दिया सर्चिंग फॉर इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, अब हम अपने मेन काम पे आएंगे। हमने ये चीजें चलानी है। अब हमने क्या कहा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ये चीज ऑलरेडी आपने पढ़ी हुई है डॉम मैनिपुलेशन में। ठीक है, अगर डॉम मैनिपुलेशन आपने नहीं पढ़ी तो ऊपर आई टैग में आ रहा होगा, आपने वो चेक कर लेनी है। अब हम करने के लगे, अब आपको समझ आने लगी सारा कुछ। डॉक में हमने उठाया कि हम गेट एलिमेंट बाय आईडी से किसी चीज को उठाने लगे। जो हमने यहाँ पे बनाया था सर्च के नाम से एक इनपुट, उसको हम यहाँ से उठाएंगे। ठीक है, और उसके ऊपर हमने कहा डॉट एड इवेंट लिसनर। यहाँ पे एक इवेंट लिसनर लगाओ। ठीक है, किस पे लगाना है, इनपुट पे, यानी कि जब इनपुट हो रही है। पॉपअप से आपको आ रहे हैं, जूम किया हुआ शायद इसलिए भी। अच्छा जी, ये इनपुट हमने उस पर कहा कि ये लगाओ, और उसके बाद आप दूसरे नंबर पे जो उसको आर्गुमेंट दे रहे हैं वो डी बाउंस का फंक्शन जो हमने ऊपर बनाया था वो दे रहे हैं। ठीक है, और डी बाउंस के अंदर हमने दो चीजें पास कर दी, एक सर्च हैंडलर जो हमने बनाया था फंक्शन, और दूसरा हमने डिलीट। यहाँ से अब हमने उल्टा पढ़ना शुरू करना है। हमने कहा कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लो सर्च, यानी ये इनपुट लो, इसके ऊपर करना है काम हमने सारा। ठीक है, उसके बाद उसमें एक एड इवेंट लिस्टनर लगा दो इनपुट पे। जब भी इनपुट में यानी हम कुछ लिखें, उसमें हम डिबाउंस का फंक्शन पास कर रहे हैं, उसमें दो आर्गुमेंट्स दे रहे हैं, सर्च हैंडलर और डिले टाइम। अब सर्च हैंडलर क्या कर रहा है, सर्च हैंडलर में जब भी इवेंट पास होगा तो वो कंसोल डॉट लो करवा देगा सर्च फॉर इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब हम वापस अपने डिबाउंस के फंक्शन पे आ जाता है। उसमें क्या हो रहा है, हमने एक टाइमर का वेरिएबल बनाया और जब फंक्शन चलाया ना इसमें, तो हमने कहा क्लियर कर दो टाइम, जो भी टाइम है उसको क्लियर कर दो, हर दफा जब ये चलेगा क्लियर कर दो। और उस टाइमर के अंदर हमने क्या सेट किया, सेट टाइमर का फंक्शन लगाया कि डिले डालने के लिए, और हमने आर्गुमेंट पास कर दिए जितना भी डिले होगा। तो जो भी वहां पे हम लिख रहे होंगे वो यहाँ पे इवेंट डॉट टारगेट वैल्यू में आ जाएगा, इसके वजह से, क्योंकि हम यहाँ पे ये आर्गुमेंट पास करें। दिस डॉट आर्गुमेंट भी कर सकते थे, मैंने सिंपल किया अप्लाई का मेथड यूज करके होगा। तो अभी सिंपल सी बात ये है समझने की कि हमने इस पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लगाया, डी बाउंस का फंक्शन चलाया जिसमें हमने दो चीजें पास की, सर्च हैंडलर और 300। सर्च हैंडलर में हमने कंसोल करा दिया जो भी हम लिख रहे होंगे वो, और डी बाउंसर से क्या चला, यहाँ पे एक अवेट का फंक्शन चला गया, यानी कि डिले होने के लिए। अब अगर हम इसको रिजल्ट्स में जाकर देखें तो मैं आपको और जरा समझ आएगी। अच्छा जी, ये हमने रिफ्रेश कर दिया, यहाँ पे अभी तक हमारे पास कुछ भी नया नहीं है। अब देखें, मैंने यहाँ पे लिखा, ये जो इनपुट है उस पर लिखने शुरू कर रहा हूँ मैं TEST। तो जब मैंने रुका है ना,
जब मैंने रोका है साथ साथ नहीं आ रहा वो, ये देखिए मैं अगर लिख रहा हूँ तो कुछ नहीं आ रहा, जैसे मैं छोड़ूंगा ना तो उसने क्या कहा है, सर्चिंग फॉर दिस, यानी कि अगर मैं अपना नाम लिखूंगा सर्चिंग फॉर इस्माइल, यानी यहाँ पे भी क्या होता है, जैसे जब मैं छोड़ रहा हूँ ना कीबोर्ड, जब मैं छोड़ रहा हूँ ये देखें कुछ नहीं हो रहा, जब मैंने छोड़ा तो उसने नीचे रिजल्ट्स ला के दिए, तो यहाँ पे भी डिबाउंस का फंक्शन ही चल रहा है। ठीक है, यानी कि हमने एक सर्च किया एपीएस से, फिर वो एपीएस से जाके डाटा लेके आएगा, जैसे मैं छोड़ूंगा ना तब वो डाटा लेकर आएगा एपीएस से, यानी कि मिली सेकंड में काम हो रहा होता है। समझ आ रही है बात की, यानी कि मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जैसे मैं लिखना छोड़ूंगा वो उसी वक्त एपीआई पे जाएगा, एपीआई से रिजल्ट लेकर आएगा और आपको शो कर देगा नीचे जो आप सजेशन में शो कर रहे हैं। वो मैं सर्च का बटन दबाऊंगा, यानी कि मैं एंटर यहाँ से करूंगा तो कुछ शो होगा, वो एक अलग चीज है, लेकिन उससे पहले ही उसने आपको सजेशन तो शो करने हैं ना, तो वो सजेशन तब शो करेगा जब आप लिखना छोड़ेंगे। ये हमारा फंक्शन इस वक्त कर रहा है। ठीक है, तो ये असल में डिबाउंसिंग कर रहा है कि आपको एक अवेट लेके आ रहा है, फंक्शन चलाने से पहले एक अवेट लेके आ रहा है, यानी ये वाला जो फंक्शन है ये चलने से पहले थोड़ा सा वेट होता है, जब इनपुट छोड़ते हैं एज अ यूजर इनपुट हम छोड़ते हैं तो ये चीज हो रही है। ठीक है, उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी, ना ही तो इसको सिर्फ इस पार्ट को आपने रीप्ले करके देख लेना है ताकि आपको इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। चलिए इसके हम देख लेते हैं बेनिफिट्स वगैरह क्या होते हैं। इसमें हम इसका ये इंश्योरिटी होती है कि जो हमारा फंक्शन है वो इंटरवल्स के बाद ही चलेगा। ठीक है, जितना हमने डिले डाला होगा और हर वक्त नहीं हमारा फंक्शन चलता रहेगा। ठीक है, सिर्फ फिक्स्ड जो इंटरवल्स होंगे उसके हिसाब से ही हमारा फंक्शन डिले के बाद चलेगा। और इसके बाद हमारे पास है जी तीसरा हमारा टॉपिक के जनरेटर फंक्शंस क्या होते हैं। जनरेटर फंक्शन क्या होते हैं कि हमें वो अपने फंक्शन के अंदर चीज़ों को रोकने की सलाहियत देते हैं। अगर हमने एक फंक्शन के अंदर रिटर्न करवाना था कुछ, पर उसके बाद हमने और कुछ भी रिटर्न करवाना था, लेकिन सारा कुछ इकट्ठा रिटर्न नहीं कराना, उसके लिए हम जनरेटर फंक्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है, यील्ड का एक हमारा कह लें कि हमारे सिंटैक्स में यूज होता है कीवर्ड, जिससे हम चीज़ों को रोक सकते हैं और रिटर्न करवा सकते हैं अपने वैल्यूज को। इसकी हम अगर एक एग्जांपल देखें तो ये हमारा फंक्शन के साथ स्टैटिक सा लग गया। ठीक है, और यहाँ पे हमने सिंपल अपना एक फंक्शन बनाया और यहाँ पे हम जो भी लॉजिक लिखना चाहें उसके साथ जब हमने रिटर्न कराना है तो यील्ड लिख देना है, फिर कुछ और रिटर्न कराना है तो यील्ड लिख देना है, फिर कुछ और इस तरह। अब ये 1 2 3 की जगह पूरी लॉजिक भी हो सकती थी, पूरा फंक्शन भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, पर आफ्टर जो भी आपने रिटर्न कराना है उसके साथ आपने यील्ड लिख देना। अब ये फंक्शन खत्म हो गया, ये हमने इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लिया कॉन्स्ट के अंदर जनरेटर के नाम से, जीईएन के नाम से, और इसको अगर हम जीईएन से बुलाएंगे ना, ठीक है, तो हमें साथ करना पड़ेगा जीईएन डॉट नेक्स्ट, फिर उसकी वैल्यू आएगी 1। अब खत्म हो गया, हालांकि ये भी तो था, ये भी तो था, इसने नहीं दिखाया, उसको दोबारा नेक्स्ट करेंगे तो 2 आएगा। यानी कि अगर आपके एक फंक्शन है और उसमें हमने 3 4 वैल्यूज देनी है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप देनी है, हमने इकट्ठी 4 वैल्यूज नहीं देनी। ठीक है, या 4 अंदर लॉजिक्स हैं पर वो हमने लॉजिक पहली क्लियर होगी तो दूसरी पे जाना है, दूसरी क्लियर होगी तो तीसरी पे जाना है, उसके लिए हम ये फंक्शन यूज कर सकते हैं। और इससे क्या होगा, हमें ज़्यादा एक्यूरेसी भी होगी, हमारी एफिशिएंसी भी ज़्यादा हो जाएगी। इसको हम ट्राई करके भी देख लेते हैं अपने कोड में। यहाँ पे हमने एक फंक्शन बना लिया जी, उसके साथ लगा दिया स्टैटिक शिफ्ट 8 से। ठीक है, इधर हमने लिख दिया जी जनरेटर, ओके हो गया। और इसकी बॉडी में हमने कुछ भी हम कर सकते थे, जैसे p2+3। ठीक है, YIELD है ये। अच्छा जी, ये हमने 3 दफा उसको कर लिया। अब हमने कंसोल डॉट लॉग करवाया, उससे पहले हम इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। नंबर 1 के नाम से हमने एक वेरिएबल बनाया और उसमें हमने इस फंक्शन को कॉल कर लिया। ठीक है, अब कॉल करने का मतलब ये कि जो भी रिटर्न हो रहा सब कुछ आ जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमने ये एक जनरेटर फंक्शन है तो सब कुछ नहीं आएगा, और बारी बारी भी जब हम चाहेंगे उस हिसाब से ही आएगा। जैसे अब हमने नंबर 1 के नाम से नेक्स्ट डॉट वैल्यू। ठीक है, अब अगर हम अपने कंसोल पे जाकर देखें
तो इसने आपको लाइन हमारी 99 है, 99 से हमें दे दिया 5, 2 + 3 5। जो भी हमने यहाँ पे करवाना हो, पूरी लॉजिक भी हो सकती है, तो बहुत सिंपल सा मैंने कर दिया, लेकिन पूरी लॉजिक भी हो सकती है। अब उसने हमें ये भी नहीं दिखाया, हालांकि इसका भी जवाब देना चाहिए था, इसका भी देना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ये है ही नहीं, ऐसे एक्ट ही नहीं करता। हाँ, अब हम दोबारा इसको बुलाएंगे तो वो अब नंबर 2 उठा के देगा हमें। उसने क्या दे दिया? 5 3 15। ठीक है। और अब अगर दोबारा हम इसको बुलाएं तीसरी दफा, तो अब उसने क्या दे दिया? 14। 10 + 4 14। अब उसने तीनों चीजें दे दी। तो इस तरह हम स्टेप बाय स्टेप अपनी अगर चीजें निकालना चाह रहे हों अब एक फंक्शन के अंदर से, तो हम इस तरह जनरेटर फंक्शन यूज कर सकते हैं। बेनिफिट्स ऑफ जनरेटर फंक्शंस क्या है कि हमें मेमोरी एफिशिएंसी मिल जाती है, हमें बार बार वो चीज़ें स्टोर नहीं करवानी पड़ती हैं, और हमें जब चाहिए होती हैं वो डिमांड पे हमें चीज़ें मिल जाती हैं, और एसिंक्रोनस इटरेशंस हो जाती हैं हमारे पास, और परफॉर्मेंस हमारी बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाती है, परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है लार्ज डाटा सेट्स के लिए और इनफाइनाइट सीक्वेंस के लिए, यानी काफ़ी ज़्यादा सीक्वेंसेस हों तो उसके लिए हम जनरेटर फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। रियल वर्ल्ड यूज़ क्या है? फंक्शन कस्टमाइजेशन, इवेंट हैंडलर्स, मिडलवेयर्स के लिए करिंग यूज होता है। डिबाउंस एंड थ्रोटल होता है जी हमारे ऑप्टिमाइजिंग इनपुट इवेंट्स के लिए, यानी जो सर्च वगैरह है, मोस्टली स्क्रॉल वगैरह, सर्च वगैरह और एपीआई कॉल्स के लिए। और जनरेटर्स का एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, हैंडलिंग इनफाइनाइट डाटा स्ट्रीम्स के लिए। तो ये हमारे उसके रियल वर्ल्ड के यूज केसेस हैं कुछ, जो आपको बता दिए। अब ये मैंने जैसे शुरू में बताया था कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, तो आपने इसको ध्यान से समझना है। अगर ना समझ आए तो दोबारा वीडियो देख लेनी है, और फिर भी समझना है तो कोई कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, फेसबुक के ग्रुप में पूछ सकते हैं कि ये चीज़ आपको समझ नहीं आई, तो आपको और जहाँ से समझ नहीं इलेबोरेट कर देंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।